हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, देखिए आज का जो सेशन है ये सेट वन, इस बुक का सेट वन का जो 20 क्वेश्चन है मैथ का, उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इस बुक में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, टोटल 15 सेट है, जो सारे बेहतरीन क्वेश्चन है। बुक भी बहुत बेहतरीन है। ठीक है, और इसका जो 20 क्वेश्चंस है उसको देखिए अच्छे से, उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके थ्रू से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, एक सेट डेली, इसका एक सेट ये होगा और अगले दिन दूसरा सेट जो झारखंड का जो क्वेश्चंस बैंक है सीजीएल का, उसका कराएंगे। एक दिन इसका एक दिन उसका, क्योंकि टाइम अभी है 21 अगस्त तक, तो 40-50 सेट तक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो दोनों मिला के बुक कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस क्या है। देखिए क्वेश्चंस है, देखिए सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। और सारा क्वेश्चंस को मैंने पिक लेके सेट किया है, तो थोड़ा सा अगर दिखने में दिक्कत होगा तो थोड़ा कंप्रोमाइज करिएगा। ठीक है, एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय, एक छात्र है, ठीक है, वो एक संख्या को कितना से विभाजित करना चाहिए था? 21 से। मान लीजिए कि कोई संख्या x होगा, उसको 21 से उसको करना चाहिए था डिवाइड। ठीक है, लेकिन वो क्या गलती किया, करने के बजाय 12 से विभाजित कर देता है। अब इसी संख्या को वो 12 से विभाजित कर देता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 12 से विभाजित करने के बाद वो जो प्राप्त करता है वो 35 आता है 12 से विभाजित करने के बाद। ठीक है, तो देखिए अगर हम ऐसे करते हैं कि कोई संख्या x था, उसको हम 12 से विभाजित कर रहे हैं, अब वो कितना आ रहा है? 35। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह बोल रहा है। अब 35 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, जो शेषफल होगा वो 0। तो अगर x को निकालें, हम इस x को निकालना चाहेंगे तो 12 गुने 35 कर देंगे प्लस 0, तो आ जाएगा। तो 12 गुने 35 और प्लस में 0, क्योंकि ये जो यहाँ दोनों का गुणनफल होता है प्लस में शेषफल जो होता है उसको हम, उससे x ये जो होता है वो निकल जाता है। ठीक है, तो 12 गुने 35 करेंगे तो कितना आता है? 420। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 420। ठीक है, वो इस 420 को अगर वो 21 से विभाजित करता, क्या बोल रहा है, 21 से विभाजित करने के बजाय वो 12 से विभाजित कर दिया, तो कितना आ गया? 420। अगर वो 21 से विभाजित करता, अब बोल रहा है कि 21 से विभाजित करता तो कितना आता? सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे समझिए कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित कर दिया, तो हम 12 से विभाजित कर दिए। ठीक है, और उससे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर क्या थी? तो वो 21 से अगर करता वो, तो उसका सही उत्तर मिल जाता। तो 21 दूना 20 मतलब कि 42, ये 20 आंसर आएगा, इसका आंसर जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चंस को ऐसे समझ के बनाएंगे तो जल्द आसानी से बनेगा। ठीक है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझने की कोशिश करें, क्वेश्चंस बनेगा। देखिए ये जो इस तरह का जो क्वेश्चंस है और ये जो प्रैक्टिस सेट है, इससे क्या होगा कि अभी आने वाले ग्रुप डी आपका 17 अगस्त को डेट अनाउंस हो गया है, तो एक साथ इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। रीजनिंग, साइंस और इसके साथ अगर यहाँ ये सीजीएल का भी कॉमन है, 60 नंबर्स 80 नंबर्स का पेपर कॉमन है समझ लीजिए, और यहाँ भी पूरा कॉमन है। तो मतलब अगर दोनों को लेके चलते हैं पूरा अच्छे से, तो आराम से कोई ना कोई होना ही है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि दो संख्या, मान लीजिए कि दो संख्या, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, उसका योगफल 13 है, उनके वर्गों का योगफल 97 है। वर्गों का योगफल मतलब क्या होता है? ए का वर्ग और बी का वर्ग का योगफल कितना है? संख्या का वर्गफल 97 है। ठीक है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो उनका गुणनफल क्या होगा, मतलब ए इंटू बी आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। तो इतना देख के आपको नहीं लग रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये होगा? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब कैसे दिमाग में क्लिक करेगा? प्रैक्टिस से। ठीक है, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करिए। अगर आप 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको मैथ का पकड़ हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी हो जाता है। ठीक है, ए प्लस बी, देखिए यहाँ 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 169। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आपको दे ही रखा है 97, और 2ab, तो 2ab हमें यही तो ए बी निकालना था। तो अगर 169 में 97 घटा देंगे तो आ जाएगा 72, और ये 2 इधर आ जाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा आपका 36। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36। इसका गुणनफल क्या है? बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। मूल्यांकन करें कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि आप क्या करेंगे, इस पूरा को x मानेंगे। इस पूरा को मान लीजिए कि ये x इजगल टू इतना दिया हुआ था, x इजगल टू ये पूरा दिया हुआ है। तो x इजगल टू जब ये दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं।
शॉर्ट ट्रिक बताते हैं फिर इसको लॉन्ग ट्रिक बताएंगे। देखिए जैसे ये 30 है यहाँ पे, और इस 30 को, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा वरना आप ट्रिक गलत कर दीजिएगा। अगर पास के 2 नंबर में टूट रहा है, पास का मतलब कि लगातार नंबर में टूटेगा तभी ये आंसर होगा। लगातार कहने का मतलब है 4 5 2 3 3 4, मतलब एक के बाद जो नंबर आ जाए 10 11, तभी ये आंसर होगा जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुनिएगा। तो यहाँ देखिए ये 5 गुने 6 में टूट रहा है ना, लगातार है ये। तो जो इसमें से सबसे बड़ा होगा वो आंसर होगा, आपका आंसर हो जाएगा 6। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो हम बड़ा वाला लेंगे। अगर प्लस के जगह पे यही क्वेश्चन रहता और प्लस के जगह पे माइनस 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 रहता तो हम इसको नहीं लेते 5 6 को, तो मेरा आंसर क्या हो जाता 5। अगर ये 30 माइनस 30 माइनस 30 माइनस रहता तो आंसर हो जाता 5, लेकिन यहाँ प्लस है तो आंसर हो गया 6। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये लगातार 2 क्रमागत में टूट रहा है, 5 गुने 6 30 आ रहा है, तो आंसर होगा आपका 6। ठीक है, और ये देखिए ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसा नहीं है। और एक कंडीशन और है, यहाँ देखिए ये डॉट डॉट मतलब कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तभी ऐसा होगा, ऐसा फॉर्म हो और ये इन्फिनिटी तक जाए और उसको जो टूटे वो लगातार टूटे दो में, तभी आंसर होगा ये। ठीक है, अन्यथा आप अब इसको शॉर्ट से नहीं बनाइएगा। अगर ये फुलफिल कंडीशन नहीं हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब चलते हैं इसको लॉन्ग ट्रिक के साथ। ठीक है, लॉन्ग ट्रिक मतलब लॉन्ग मेथड कैसे बनता है, इसलिए पूरा को मान लीजिए x। अगर इस पूरा को हम x मान लिए, ठीक है, तो यहाँ जो आ रहा है ना, इसको ये जो आ रहा है इसको 30 प्लस जो भी आ रहा होगा ना उसको x मानना पड़ेगा। इसको क्या, एक को x मानना पड़ेगा, मतलब कि 30 प्लस x, मतलब पूरा को इतना जो है इधर ऐसे उसको x मान लीजिए। ये पूरा आपको दिया है, मान लीजिए कि ये पूरा x दिया है, जो यहाँ मानिएगा वही यहाँ मानना पड़ता है, ये x है। ठीक है, 30 प्लस x, अब ये अंडर रूट में दोनों साइड स्क्वायर कीजिए तो x स्क्वायर इजल टू 30 प्लस x। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस x स्क्वायर को इधर करिएगा, इस माइनस एक्स और ये माइनस 30 इजल टू 0। अब इसको आपको गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, तो तोड़िएगा तो क्या आएगा, देखिए यहाँ जगह कम पड़ रहा है, इधर कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस गुणनखंड तोड़ने आता है ना, 6x प्लस 5x में टूटेगा। क्यों टूटेगा वो भी बता देते हैं। देखिए ऐसा इसलिए टूटेगा, यहाँ 30 है, ठीक है, उधर नहीं लिख सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये 6 गुना 5 करिएगा तो ये 6 गुना अगर 5 करिएगा, ये माइनस में 30 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस 30 आना चाहिए 6 गुना 5 करिएगा तो, और 6 में से 5 घटाइएगा तो माइनस 1 आना चाहिए। मतलब आपको इस तरह तोड़ना पड़ेगा कि दोनों का मल्टीप्लाई ये आ जाए और ये दोनों का घटाकर ये आ जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 6 और यहाँ प्लस 5 कॉमन हो जाएगा और यहाँ x माइनस 6। इसका मतलब जब दोनों अंदर सेम आ गया मतलब कि हमारा आंसर सही जा रहा है। तो x प्लस 5 होगा इंटू में x माइनस 6 होगा इजगल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए x इजगल टू एक दे रहा है, x इजगल टू माइनस 5 और एक तो दे रहा है x इजगल टू 6। माइनस 5 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, माइनस 5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे रूट में है, तो हम क्या होगा यहाँ आंसर 6 होगा, x प्लस 6, x इजल टू जो 6 है। तो देख लिए लॉन्ग से भी वही आया, शॉर्ट से भी वही आया, क्योंकि यहाँ वो कंडीशन फुलफिल कर रहा था जो आपको बताएं, वो तभी ये ट्रिक लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 12 18 से विभाजित करने पे क्रमशः 6 10 16 शेष बचे। क्वेश्चंस क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो भी मतलब कि उसको अगर हम 8 से विभाजित करें, अब मान लीजिए कि वह छोटी संख्या x है, उसको अगर 8 से विभाजित करेंगे तो 6 आंसर आएगा, 12 से विभाजित करेंगे तो 10 आंसर आएगा और 18 से विभाजित करेंगे तो 16 आंसर आएगा। क्रमशः का मतलब वही होता है, 8 के बदले 6, 12 के बदले 10 और 18 के बदले 16। आप यहाँ क्या करिएगा, आप यहाँ पे लिख के देखिए ये 8 12 18 और ये देखिए 6 10 16, यही तो आ रहा है, ये आपका नंबर है और ये आपका शेष आ रहा है नीचे वाला। आप देखिएगा कि ये दोनों का डिफरेंस जो है, ये दोनों का डिफरेंस जो है वो 2 2 2 आ रहा है, मतलब तीनों केस में 2 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि 8 12 18 का एलसीएम लेंगे जो ऊपर में है,
8 12 18 का एलसीएम आपको लेने आता होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 72। आप ले सकते हैं अपने तरीके से। जब एलसीएम 72 आ गया इस 8 12 18 का, इसका एलसीएम आ गया कितना 72। ठीक है, इस एलसीएम में से जो तीनों में कॉमन आ रहा है, देख रहे हैं 1 2 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है मतलब कि जो घटा के आ रहा है उस एलसीएम में इसको घटा देंगे, तो 72 में से 2 जाएगा तो 70। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, अगर अलग अलग आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चंस को। ठीक है, क्वेश्चंस नंबर 5। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। तो देखिए जैसे इस क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जैसे परसेंटेज की बात आती है तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि परसेंटेज हमेशा 100% मतलब कंप्लीट परसेंटेज 100% होता है। ठीक है, तो एक शहर की जनसंख्या 62% जनसंख्या शिक्षित है, मतलब मान लेते हैं कि जो एडुकेटेड है वो कितने हैं, 62% एडुकेटेड है। ठीक है, तो जब 62% एडुकेटेड है तो अनएडुकेटेड जो बचा, अनएडुकेटेड मतलब अशिक्षित जो है वो कितना हो जाएगा 72। 100 में से अगर 62 घटा दीजिएगा तो 38, यही आएगा। अब बोला जा रहा है कि यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतना है तो इसी के रेस्पेक्ट में दिया गया है आपको कि ये कितना है 24,567 है। तो एक का वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए फिर आ गया यहाँ पे कैलकुलेशन है ये, तो इसको काटिएगा तो ये 19 से कटेगा। ठीक है, तो ये देखिए 19 दूना 38 और ये 19 रकम 19 और यहाँ 5 चला गया तो कितना हो गया 55 हो गया ये, तो 19 दूना 38 फिर और इधर 17 हो गया। ठीक है, तो 6 आ जाएगा 176, तो 9 बार में जाएगा। ठीक है, और फिर जो बचा वो 3। ठीक है, तो 1293 बार में कट गया। अब देखिए इधर तो अब नहीं कट रहा है, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 1293/2। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस 38 को नीचे ला के आप काटिएगा तो रेशियो में हम ला रहे हैं इसको, तो एक रेशियो 1% के बराबर कितना है, 1% के बराबर आ गया मेरा, ये 38% के बराबर इतना था, तो 38% के बराबर आ गया 1293/2। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षित लोगों की संख्या, तो 1% शिक्षित लोग कितना है 62, 1% बराबर इतना, तो 62% बराबर इतना, इसको इससे गुना कर दीजिए तो 1293/2 गुने 62, इसको काटिएगा तो 31 बार में कट जाएगा और 31 को 1293 से गुना करिएगा तो आ जाएगा कितना 40,83, मतलब 40083। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर में है 40083। ठीक है, तो देखिए ये आपका कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में ज़्यादा समय लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, जहाँ छोटा मोटा कैलकुलेशन होगा वहाँ कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या था 62% जनसंख्या शिक्षित है, 62% जनसंख्या क्या है कि शिक्षित है। ठीक है, जब 62% जनसंख्या शिक्षित है तो हमें करना क्या है, तो कितना अशिक्षित होगा 38, तो 38 किसके है, इसके, तो 1% बराबर निकाल लेंगे यहाँ से, जो आएगा उसको क्या करेंगे, शिक्षा वाला पूछ रहा है उसको 62 से गुना कर देंगे, खत्म कहानी। क्वेश्चंस में कुछ था एक मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चंस था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चंस, यदि आयतन की लंबाई 15, देखिए आयतन की लंबाई 15% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घट जाती है, तो आयतन के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो प्रतिशत के देखिए आयतन का सबसे पहले तो आपको क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि आयतन का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत लिखा हुआ है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है रेक्टेंगल का, a इंटू बी, ए इंटू मतलब b क्या, a लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब क्या हो रहा है कि लंबाई जो है हमारा लेंथ, मान लीजिए लेंथ जो है वो क्या हो रहा है कि 15% बढ़ रहा है, तो 15% को हम क्या लिख सकते हैं 15/100, इसको अगर फिर से काटेंगे तो 5 या 15 और ये 20, 3/20 आ गया 15% बराबर, तो 15% से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है ये बढ़ रहा है, तो 20 से क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 100 से 115 कर लीजिए, आपको थोड़ा सा लंबा पड़ेगा कैलकुलेशन, इसीलिए इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है चौड़ाई 20% तक घट गया, तो b चौड़ाई है। ठीक है, मान लेते हैं, अब ये 20% को कैसे लिख सकते हैं, 20/100 अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/5, तो 1/5 मतलब 5 से घट रहा है ना, 20% से घट गया, मतलब पहले 5 था तो घट के क्या हो गया 4। तो क्या बोले थे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुना कर दीजिए 20/100। ठीक है, और ये क्या हो गया 23 चौके 92, पहले कितना था, पहले 100 था, अब कितना हो गया 92। तो क्या इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, 100 में अगर 92 हो गया तो कितना प्रतिशत की कमी हुआ 8%,
तो अगर आप ऐसे बना सकते हैं, अगर आपको पूरा कैलकुलेशन चाहिए तो 100 में कितना हो गया, घट गया 92 हो गया, कितना घटा 8 का घटा, किस में घटा 100 में से, 100 नीचे लिखेंगे गुने 100, ये 100 कट जाएगा, 8% आंसर आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ दिक्कत होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, वैसे आप लोग कमेंट करते हैं नहीं, ठीक है। पता नहीं आप लोग को जहाँ पेड कोर्स मिलता है वहाँ अच्छा लगता है, मतलब कि जो आदमी इतना एफर्ट करता है उसकी मतलब एफर्ट को आपको समझ में नहीं आता है। चलिए बाद में समझ में आएगा। जो मेरा काम है हम करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर सकते हैं। देखिए इतने मेहनत से वीडियो बनाते हैं और 20 लोग 25 लोग भी लाइक नहीं कर, मतलब कम से कम 100-150 लोग लाइक करें, ठीक है। जो देखते हैं उनको तो अच्छा लगता ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और ज़्यादा तो हम आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए जो अच्छा लगे आपको, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके फुल्ली आपके ऊपर है। जो मेरा काम है वो हम करते हैं। ए बी को 25% के लाभ पर 300 रुपया में बेचा। देखिए कोई ए है, कोई आदमी ए है, वो बी को 25% लाभ पर 300 रुपया में बेच दिया, ठीक है। तो ए है यहाँ पे, ठीक है। मेरी बातों को और मेरी बनाने के तरीका को ध्यान से देखिए। मैथ बहुत आसान है, कोई फार्मूला नहीं है पूरा मैथ में, सिवाय मेंसुरेशन का थोड़ा बहुत है, बाकी सब एक ही नियम से पूरा मैथ कंप्लीट होता है, ठीक है। देखिए ए जो है बी को 25% लाभ पर 300 रुपया में 300 रुपया में माल बेचता है, ठीक है। 25% लाभ, 25% लाभ पर बेच रहा है, तो कहने मतलब 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25/100। 25% को क्या लिख सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं। और इस 25/100 को काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। जैसे हम मैथ बनाते हैं तो मेरा दिमाग में जैसे 25% देखते हैं 1/4, तो 25% का लाभ हो रहा है यानी कि 4 से 5, तो ये 4 रुपया में लिया, 5 रुपया में बेच दिया, ठीक है। तो 4 रुपया में लिया, 5 रुपया में बेच दिया। आगे देखिए क्या बात हो रहा है, बी से 10% हानि पर सी को बेच दिया। अब बी जो है वो क्या करता है, बी इसे 10% की हानि पे, 10% बराबर क्या हो जाएगा 1/10, तो बी इसे 10% की हानि पे, मतलब बी अगर 10 में लिया होगा तो 10% की हानि मतलब 1/10 यानी एक हानि हुआ होगा, तो 10 में से 9 में बेच दिया वो अगले को, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए इस क्वेश्चंस में कि हम आपसे कोई सामान लेते हैं, तो हम जो आपसे सामान लिए जिस मूल्य पे, वो आपका क्या हो गया विक्रय मूल्य, और मेरा क्या हो गया वो क्रय मूल्य। अगर हम दूसरे को वो सामान बेच रहे हैं, ठीक है, तो वो जो मेरे से खरीदेगा उसका क्या हो जाएगा वो विक्रय मूल्य। वही चीज़ यहाँ देखिए क्वेश्चंस में क्या हो रहा है कि ए ने बी को 25% लाभ पर 300 रुपया में बेचा। तो ए ने 300 रुपया में बेचा, मतलब क्या, किसको बेचा, ए बी को 300 रुपया में बेचा, ठीक है। तो जब 300 रुपया में बेचा तो ये सीपी होगा ए का और ये एसपी होगा बी का, तभी तो 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। आप इसको फॉर्मूलाज बनाइएगा, कैलकुलेशन बहुत जाएगा, ठीक है। तो 25 तो एसपी हो गया इसका। अब यही 300 के रेशियो में 5 का रेशियो 300 दे दिया है, ठीक है। फार्मूलाज बनाइएगा तो 240 आठ इधर निकल के आएगा, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 300 को अगर इसको करिएगा डिवाइड तो 60 हो जाएगा, और ये 60 चौके 240, क्या हो गया ये 240। ए का हो गया ये सीपी और एसपी हो गया किसका, ये इसका, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, बी इसे 10% हानि पर, बी इसे 10% की हानि पर सी को बेचता है, ठीक है। तो बी के लिए ये कितना था 300 रुपया था ना, बी के लिए ये कितना था 300 रुपया था, है कि नहीं। अब इसे क्या कर रहा है, सी को बेचता है कितने पे 10% के हानि पर। तो एक बराबर यहाँ अगर निकालना चाहेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो एक रेशियो हो जाएगा 10। तो 10 एक रेशियो जब 10 हो जाएगा, सॉरी कितना 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा, 30 दहें के 300, तो ये हो जाएगा कितना 270, ठीक है। तो ये सी इतना में खरीदा, तो सी का क्रय मूल्य हो गया 270। अब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि सी का क्रय मूल्य, तो सी का क्रय मूल्य कितना हो गया 270। ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत है, किसके, ए के, तो जिसके बोलेगा ना वो नीचे आएगा, यानी कि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, यानी गुने 100, बस हो गया काम। तो सी कितना निकाले थे आप 270, ए का क्रय मूल्य कितना है 240, हो गया बटे 100, 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या कटेगा देख लीजिए, और कट जाएगा ये,
अगर काटना चाहेंगे तो हाँ ऐसे इसको काट सकते हैं। 3×9 = 70, 90, और ये 3×8 = 24, 4×2 = 8, और ये 25, 25×4 = 100। तो क्या आ गया मेरा, ठीक है। जो भी मतलब इसको कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आता है 112.100। चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ए का जो है, ए का कितना है, यहाँ ए का क्रय मूल्य निकाल लिए थे 240, और सी का क्रय मूल्य निकाल लिए थे कितना 270। बस तो यही अब तो यही करना है कि कितना है, तो सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का, तो सी के क्रय मूल्य ए का क्रय मूल्य का, के किसके साथ लगाए, ए के, तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ए के क्रय मूल्य का जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा वो नीचे। तो सी कितना निकाले थे हम 270, ठीक है, और ये कितना निकाले थे 240। अब इसी को कैलकुलेशन कर रहे थे, देखिए कितना आता है कैलकुलेट करके। तो 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ पे, तो 3×9 = 27, और 3×8 = 24 हो गया ये। अब देखिए 4×2 = 8, और ये 25×4 = 100। तो 25×9 अगर करने जाएं हम तो कितना हो जाएगा ये, 25×9 9 × 5 = 45 के 5, और 9×2 = 18, और 4 22, यानी 225/2 आ गया। तो अगर 225/2 आ गया, तो 225/2 को अगर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा 112.5। तो यही 112.5% के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, देखिए एक बार हम रफली बोल देते हैं कैसे बनाइएगा आप। क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, ठीक है, देख लीजिए। क्वेश्चंस क्या है कि ए बी को 25% लाभ पर बेचा, 25% लाभ पर बेचा, तो वो ये है यहाँ पे, बी है यहाँ पे। 25% लाभ पर बेचा यानी कि 4 से 5। तो जो लाभ पर बेचा यानी विक्रय मूल्य तो ये हुआ ना, इसका क्रय मूल्य होगा ये का, और ये लाभ कमाने के लिए ज़्यादा पर बेचेगा तो एसपी हो जाएगा। तो ये एसपी दिया हुआ है आपका 300, तो एक का रेशियो कितना हो गया 60, तो इधर हो गया 240। तो एक का हम आप निकाल लिए क्रय मूल्य 240। वही बोल रहा है बी इसे 10% हानि पर बेचा, तो बी के लिए कितना है ये, बी तो 300 है ना, देख रहे हैं। बी, ए ने बी को 25% लाभ पर 300 रुपये में बेचा, मतलब हम जो खरीद रहे हैं, अब अगला को जो बेचेंगे तो वो मेरे लिए अब क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस खरीदा था तो 300 रुपया में, अब बेच रहा है फिर 10% की हानि पर, तो आने 10 से 9 हो गया, तो ये 10 = 300 दे दिया है, तो 1:30, तो 9:270। अब सी का क्रय मूल्य निकाल लिए 270, ए का क्रय मूल्य निकाल लिए 240। आप अब यही पूछ रहा है दोनों का कितना, सी का क्रय मूल्य ए से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो सी ऊपर हो जाएगा 270 और नीचे आ जाएगा ए 240, बस उसको कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिएगा तो क्वेश्चंस आसान है। फार्मूला लगाने बैठिएगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। फार्मूला तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, उसमें मुझे क्या बताने की ज़रूरत है। अगर फार्मूला से ही बनाना है क्वेश्चंस को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। फार्मूला जो सिंपल होता है वो कहीं से कोई भी बुक से लगा दीजिएगा, आपका बन जाएगा। यदि ए 2 ए जो है ये क्या है 2b/3, और बी क्या है 2c/3, सी क्या है 2d/3, ठीक है। अब क्या करना है, बी तथा डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बी तथा डी का अनुपात ज्ञात करना है। अगर यहाँ से a/b रेशियो हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा 2/3, यहाँ से निकालना चाहें तो b/c = 2/3, और यहाँ से निकालना जाए c/d तो 2/3, सब जगह 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है, बी तथा डी का अनुपात, यानी कि b/d तथा अनुपात हो गया। तो अगर हम b × c और c × d कर दें तो c कट जाएगा, यानी कि b × c और c × d, तो c कट गया, आ गया b × d। तो अब क्या करेंगे 2 × 3 और 2 × 3, यही तो इसका वैल्यू था। तो ये देख लीजिए यहाँ, ओहो ओहो ओहो, हाँ, तो क्या हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और 3 तिया का 9, ठीक है। ये 4/9, आपका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। ए और बी क्रमशः 12,000 रुपया और 6,000 रुपया निवेश करता है। देखिए बनाने का तरीका जो हम बताएंगे आपको वो देखिएगा, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन तो हर जगह आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हम जो बताएंगे कैसे कम समय में बने वो इम्पोर्टेंट बहुत मायने रखता है। ए और बी क्रमशः 12,000 और 6,000 निवेश करके एज ए और बी, ठीक है, 12,000 निवेश किया ए,
हम इतना लिख रहे हैं आपके लिए, वरना सॉल्यूशन करते समय ये सब नहीं लिखा जाता है। सी लिख रहा है, मतलब बी है जो 6,000 का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि आप भी 12,000 पूंजी लगाए, बी भी पूंजी लगाया 6,000 और बिजनेस स्टार्ट हुआ साझेदारी में। एक बिजनेस शुरू करते हुए 8 महीने बाद सी जो है 8 महीने बाद 15,000 रुपया पूंजी के साथ सी भी बिजनेस करता है। सी जो है 15 मतलब 8 महीने के बाद आया और कितना लेके आया 15,000, ठीक है। वो भी जुड़ गया बिजनेस में, जुड़ जाता है। तो 2 वर्ष के बाद, यहाँ देखिए 2 वर्ष के बाद सबसे बड़ा यही समझना रहता है। 2 वर्ष के बाद कितना प्रॉफिट हुआ 33,600 का। तो लाभ में सी का क्या कितना होगा, मतलब कि जब इतना प्रॉफिट हुआ तो सी को कितना मिलेगा, कितने साल के बाद, 2 वर्ष के बाद। आप यहाँ समझिए कि स्टार्टिंग से कौन है बिजनेस में, ये है बिजनेस में। तो 2 वर्ष तक कौन रहा बिजनेस में, यानी कि 24 महीना तक ये रहा बिजनेस में। अब देखिए बी भी तो स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ था, ये भी 24 महीना रहा। लेकिन यहाँ देखिए 8 महीने के बाद कौन आया है, सी आया है। तो जब सी 8 महीने के बाद आया है तो सी मतलब कि 16 महीने बिजनेस में रहेगा। कितना रहेगा 16 महीना। क्यों रहेगा 16 महीना, क्योंकि वो 8 महीने के बाद आया है। तो देखिए प्रॉफिट जो होता है बिजनेस में, वो कितना आप इन्वेस्ट करते हैं और कितना साल तक बिजनेस में रहे, उसी पे तो निर्भर करता है। तो दोनों मिला के होता है प्रॉफिट। तो ये वही चीज़ को हम वर्ड में लिख दिए। अब 12,000 गुने 24, 6,000 गुने 24, क्योंकि ये सब 24 महीना 2 साल रहा है और ये 8 महीने बाद से आया। अब इसको कैलकुलेशन करने के लिए आप इस पर बैठ नहीं जाइएगा पूरा कि इसको 12 को 24 से गुना करते हैं, 6 को करते हैं, 15 को 16 से गुना करते हैं, 0 0 भर रहे हैं। आप यहाँ देखिए तीनों में कॉमन है ये। आप कलर बदल देते हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए ये 3 0 कॉमन है, इसको हटा दीजिए। 3 0 आप जिस समय आप लिख रहे थे क्वेश्चंस में उसी समय हटा देते हैं दिमाग से इसको, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब देखिए यहाँ पे 6 12 मतलब कि हर जगह हमको दिख रहा है कि 6 तो नहीं, हाँ 4 जगह 4 कॉमन है। तो यहाँ 4 तिया 12 ये कट गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये 4 छक्के 24 कट रहा है और यहाँ दिख रहा है कि 4 छक्के 16 कट रहा है, हो गया। अब देखिए फिर कुछ ना कुछ कट ही रहा है, ठीक है। और क्या कटेगा ये, अगर इसको 3 से काटेंगे तो हाँ 3 से भी कट जाएगा। देखिए ये 3 रकम 3 का 3 भी खत्म हो गया, ये 3 दूनी 6 भी कटेगा और ये 3 पचे 15 भी कटेगा। मतलब ये और छोटा होगा, ठीक है। और छोटा कहने का मतलब होगा कि ये 2 से भी कट जाएगा अगर यहाँ नीचे 4 है, ठीक है। यहाँ 4 है और 6 दूनी 12 है, तो ये 4 से भी कटेगा। देखिए तो ये 4 छक्के 24 और ये 6 दूना 12 अगर कर दीजिएगा गुना में तो ये कट के आ जाएगा 3, ठीक है। और ये 4 कट जाएगा। मतलब फाइनल रेशियो ए बी सी का क्या आ गया 6:3:5। ए बी सी का रेशियो क्या आ गया, ए बी सी का रेशियो आ गया 6:3:5। आप इसको जितना छोटा छोटा हो सके तीनों में आप कर लीजिएगा। अगर नहीं करना है छोटा तो आप 12 को 24 से 6 को 6 मतलब 6 को 24 से गुना कर करके 0 काट के हाट के लास्ट में पूरा करते रहिएगा, ठीक है। तो 5 3 8 6 14, ये तीनों का जो 14 प्रॉफिट है, ठीक है। ये 14 प्रॉफिट किसके बराबर है, ये दिया हुआ है 33,600। 2 साल के बाद प्रॉफिट होता है 33,600। तो एक प्रॉफिट निकाल लीजिए आप यहाँ से, एक तो प्रॉफिट एक का निकाल लीजिए, एक रेशियो का। तो 1400 अगर 14 के भागा दीजिएगा 33,600 में तो ये 24 बार में कट जाएगा और इधर है 0, 2400 बार में कट जाएगा। क्योंकि देखिए 14 दूनी के 28 और यहाँ 5 आ जाएगा, 14 चौके का 56। तो ये आ गया 1:2400। किसका पूछा जा रहा है, सी का। तो सी का कितना है यहाँ पे देखिए, सी है 5। तो 2400 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,000। 120 पर 00 यानी कि बी नंबर। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन कैसे करना है वो चीज़ था। साझेदारी जो पार्टनरशिप है वो पूंजी इंटू समय पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपका जो प्रॉफिट है, लाभ है, वो पूंजी इंटू, ये पूंजी मतलब जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो और कितना समय दे रहे हैं वो। तो उसी लिए इसको जो 12,000 का इस दिमाग से ही देख लीजिए, इसको यहीं हटा दीजिए, यहीं हटा दीजिए, इसको यहीं। आप देखिए कि ये 12 है, 6 है, 15 है। फिर इसको आप कर सकते हैं, अच्छा 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। तो इसको हम 4 ले सकते हैं, इसको हम 2 ले सकते हैं, इसको 5 ले सकते हैं। अब क्या हो रहा है कि ए बी सी जो है 8 महीना के बाद आ रहा है। मतलब ये सब दोनों जो है, ये 24 महीना रहा, ये 24 महीना रहा और ये 8 महीना के बाद आ रहा है। मतलब कि ये 16 महीना रहा,
ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, यहीं से ये कट जाएगा, 4 छक्के का 24, 4 छक्के का 24, 4 चौके के 16, ठीक है। फिर कट रहा है ये, ठीक है, 2 से, 2 तिया का 6, 2 तिया का 6, 2 दूनी की 4, ठीक है। अब इसको भी आपस में फिर अगर इतना दिक्कत हो रहा है तो गुना कर लीजिए एक बार, 12 और ये 6 और ये कितना हो गया इधर, कितना 2, 10। अब फिर देखिए ये कट रहा है, 2 छक्के का 12, 2 तिया का 6 और ये 2 पचे के 10 आ गया, 6 3 9 5 14। तो आप इस क्वेश्चंस को जितना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करना चाहें आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 10 भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10, ठीक है। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बनाते हैं वैसे आप समझने का कोशिश करिए। पी और क्यू जो है, देखिए अगली बार से हम आपके लिए जैसे जो कैसी सब मेथड अप्लाई करते हैं हम आपके लिए इस बार तो नहीं, अगले बार से कोशिश करेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट और मतलब प्यार मिला, मतलब तो अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो पूरा मैथ का, कंप्लीट मैथ का जो है वो आपको हम चैप्टर वाइज करवा देंगे, चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस करवा देंगे, ताकि कोई भी एग्जाम्स दें आप, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस सेट ही चलने दीजिए। पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में कर सकते हैं। पी और क्यू जो है एक कार्य को 12 दिन में और 16 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो पी ने अकेले काम शुरू किया, पी जो है वो अकेले काम शुरू करता है, वर्डिंग पर समझें, और कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए। पी जो है वो काम को अकेला शुरू किया, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ आ जाना चाहिए, मतलब कि हम जो हैं अकेले काम शुरू किए, मेरा एक दोस्त है उसको कितने दिन के बाद मेरे साथ आ जाना चाहिए ताकि जो काम है वो 9 दिन में समाप्त हो जाए, ठीक है। आप समझ गए होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किए, आपको कंप्लीट करना है कुछ दिन में, तो आप कुछ दिन पढ़े तो कितने दिन के बाद आ जाएगा आपका दोस्त कि वो चैप्टर उतने दिन में दोनों मिलके ख़त्म कर देंगे। आप यहाँ देखिए टोटल काम हम निकाल लेते हैं, 12 दिन में पी कर सकता है, क्यू 16 दिन में कर सकता है, तो ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो मेरा टोटल काम होगा। तो 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो वो होगा 48, ठीक है। आप इसको कैलकुलेशन से भी ले सकते हैं, नहीं तो ऐसा कॉमन नज़दीक का कॉमन ले लीजिए 12 और 16 का जो दोनों से कट जाए, तो 48 वैसा है, ठीक है। अब क्या है कि काम तो 48, टोटल काम कितना है 48, अब 12 और 16, 12 पी जो है 12 दिन में कर सकता है और क्यू 16 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना काम कर सकता है पी, तो 12, 48 को 12 से अगर भागा दे देंगे तो 4, तो पी कितना काम कर सकता है एक दिन में 4, क्यू कितना काम कर सकता है एक दिन में 16 या 48। देखिए ये इफ़िशियंसी है, ये क्या है इफ़िशियंसी, 4 और 3 जो निकाले, काम करने की क्षमता, मतलब पी की एक दिन की काम करने की क्षमता 4 है। वो कैसे आया, 48 को 12 से डिवाइड कर दिए 4, 16 को 3, 48 को 16 से डिवाइड किए 3, मतलब कि 12 दिनों तक 4, मतलब 12 दिनों तक एक दिन में 4 काम करेगा तो 48 काम करेगा पी, और क्यू अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो 16 दिन तक 48 काम करेगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एक, मतलब ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चंस में दिया था, इतना करना ही करना है हर एक क्वेश्चंस में अगर ऐसे दिया है तो, ठीक है, तब जाके आगे बात बनता है। अब क्वेश्चंस अब यहाँ से पढ़िए कि पी ने अकेले काम शुरू किया, ठीक है। मान लेते हैं कि पी जो है वो अकेले काम शुरू किया, अकेले काम कितना इफ़िशियंसी से करेगा, देखिए आपकी जो काम करने की क्षमता है, आपको जो खाना खाने की क्षमता है उसी से आप शुरू करिएगा। तो पी अकेले काम शुरू किया किस क्षमता से, 4 की क्षमता से अकेले काम करना शुरू किया, कितने दिनों के बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए। मान लेते हैं कि पी जो है वो 4 इफ़िशियंसी से एक्स दिनों तक काम किया, ठीक है, एक्स दिनों तक काम किया। अब P प्लस Q मिल के काम करेगा, कितने दिनों के बाद मिल के काम करेगा, वही तो क्वेश्चन है ना। तो देखिए P और Q जब मिल के काम करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी मिल जाएगा, आने की 7 हो जाएगा, तभी तो काम जल्दी होगा। जब दोनों मिल के, अब काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, 9 दिन में, है ना। अब x दिन तक काम कौन कर चुका है, P, तो माइनस एक्स कर देंगे। इस दोनों काम, मेरा कंडीशन क्या है, ताकि कार्य जो है वो 9 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। तो P जो है वो 4 की एफिशिएंसी से x दिनों तक काम कर दिया, और P प्लस Q जो है
वो जब क्यू एक्स दिन तक काम कर चुका है, 4 की एफिशिएंसी थे, तो दोनों मिल के अब 9 दिन में ख़त्म करना था, तो कितना काम होगा 9 माइनस एक्स, बस कहानी ख़त्म हो गया क्वेश्चंस का। अब क्या करें हम, 4x प्लस में 7 इंटू 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 48, क्या होगा ना 48। क्यों होगा 48, देखिए क्योंकि काम टोटल 48 है और दोनों मिलकर वही काम कर रहा है। तो 4x यहाँ से अगर गुना करेंगे तो 7 9 63 और माइनस का 7x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस में 7 9 63 और माइनस का 7x, ठीक है, इज इक्वल टू 48 हो गया। अब क्या करना है कि 4x माइनस 7x, ठीक है, अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो -3x हो जाएगा और इधर तीसरा चल जाएगा तो 15 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, जगह कम पड़ रहा है। 3x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x इज इक्वल टू 5 है ना। तो अब मेरा आंसर आ गया, क्या होगा आंसर, डी नंबर होगा 5, ठीक है। मतलब P जो है वो 5 दिन तक अकेले काम किया, ठीक है, 5 दिन तक अकेले काम किया। अब 9 में से 5 घटा देंगे अगर यहाँ, तो P और प्लस Q मिलके 4 दिन तक काम किया। तो अगर क्वेश्चन यहाँ ये पूछता कि P और Q मिलके दोनों कितना दिन काम किया, तो 4 आंसर होता, लेकिन पूछा है कि ताकि कार्य 9 दिन में ख़त्म हो जाए तो कितने दिनों के बाद Q P के साथ काम करना चाहिए। कितने दिनों के बाद, मतलब जितने दिन P कर चुका है उतने दिनों के बाद आएगा Q। तो P 5 दिनों तक कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद आ गया कौन Q, तो 5 दिनों के बाद आ गया Q, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं, देखिए हमारा इफिशियंसी क्या है, P का काम करने की इफिशियंसी 4 है और P कितना काम कर मतलब P कितना दिन काम किया 5 दिन, तो 4 की इफिशियंसी आंसर बन चुका है, क्रॉस चेक कर रहे हैं आंसर। तो 4 का इफिशियंसी से 5 दिन काम होगा तो 20 काम होगा। अब देखिए यहाँ 7 दिन काम हो रहा है, ठीक है, और 7 दिन मतलब 7 की इफिशियंसी से काम हो रहा है P प्लस Q मिल के, और यहाँ पे कितना दिन काम हो रहा है 9 में से 5 चल जाएगा तो 4 28, आने की P अकेले काम किया 20 और P और Q काम किया 28, तो देखिए दोनों मिलकर 48, मेरा टोटल काम कितना था 48 आ गया। तो हम सेटिस्फाई भी हो गए कि मेरा 100% सही है, और तरीका भी बता दिए, और क्या क्वेश्चंस बन सकता है इसमें भी बता दिए। इतना टाइम लेने का मतलब यही होता है कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना बनाना रहता तो 10 सेकेंड मुश्किल से लगता है इस क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे सेट किए गए हैं, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, ठीक है। ए और बी, फिर वही देखिए, अगर वहाँ कुछ कसर रह गया हुआ तो यहाँ सीखिए। ए और बी जो है वो एक काम को 12 दिनों में, और जिसको स्पीड स्लो लग रहा होगा वो 2x में बढ़ा के देख सकते हैं, स्पीड को बढ़ा के, ठीक है। ए जो है वो क्रमशः 12 और 16 दिनों में चलता है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि हम समझते हैं कि सबको लेके चलना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और जिसको लगता है कि ये सब क्वेश्चन उनसे बन जाएगा, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है। वैसा नहीं, वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ये सब सारा क्वेश्चन कर सकते हैं, विद इन टाइम कर सकते हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं, आप दूसरा सब्जेक्ट पर फोकस करिए और प्रैक्टिस करिए अपने से, ठीक है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लिख लिए हम 12 और 16 दिनों का। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक एक साथ में करते हैं। तो ये सब जो बाद की रामायण कहानी है, पहले हम यहाँ टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम हो जाएगा 48, अगर एलसीएम ले लीजिएगा। ये याद करके हम नहीं आए हैं कि काम 48 होगा, यहाँ क्वेश्चन ही ऐसा है। 12 और 16 ले के दिखा देते हैं। 12 और 16 का एलसीएम ले लीजिएगा तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16, तो 4 तिया 12 चौके 48 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 के एफिशिएंसी से काम करेगा और ये 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। ये यहाँ तक तो क्लियर है। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक करते हैं। तो ए और बी मिलकर, हम रफ करेंगे, आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। और ए और बी मिलकर 3 दिनों तक साथ में काम करते हैं। तो ए और बी का एफिशिएंसी मिल जाएगा, तो 4 और 3 7, कितनों दिनों तक काम करते हैं 3 दिनों तक, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला जाता है, 7 करते हैं, फिर ए छोड़ देता है,
फिर क्या है ए छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम कितना है 48 में से अगर 21 घटा देंगे आप, 48 में से 21 घटा देंगे तो शेष कार्य तो 27 है। तो शेष कार्य हमारा कितना है, ग्रीन कलर से लिख लें, शेष कार्य हमारा 27 है, क्योंकि 3 दिनों तक ए और बी 21 काम कर दिया, बचा हुआ 27 काम है, उसी पे लड़ाई होगा। ठीक है, फिर अब क्या होता है, ए और बी मिलके तो 3 दिन तक काम किया, लेकिन 3 दिन के बाद फिर ए छोड़ देता है, ए छोड़ के चला गया, तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी जो है उस बचे हुए कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। बचा हुआ कार्य कितना है 27, और बी की इफिशियंसी कितनी है एक दिन में काम करने की 3, तो बी को कितना समय लगेगा 9 दिन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। समझ गया आप, क्वेश्चंस कुछ नहीं था यार, दोनों मिल के 7 दिन काम किया, तो दोनों मिल के 3 दिन काम किया, तो दोनों का इफिशियंसी तो ऐड होगा, 4 और 3 7। इफिशियंसी कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक टाइम में 4 रोटी खाते हैं तो आपका इफिशियंसी 4 रोटी खाने के हुआ, तो 3 टाइम में कितना रोटी खाइएगा, तो आपके काम करने की क्षमता मतलब रोटी खाने की क्षमता कितना हुआ एक दिन का 12, एक टाइम का 3 है, तो यहाँ एक दिन का काम करने की क्षमता 4 है, वही इफिशियंसी है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकाले इफिशियंसी, इसको इससे भागा दिए, 12 चौके 48 और 16 तिया 48, ये ऐसे आया। ठीक है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, समझना है। तो अब दोनों मिल के 3 दिन तक 21 काम कर दिया, फिर ए जो छोटा छोड़ के भाग गया। ठीक है, अब बाबू बी को ही अकेले करना पड़ेगा, तो बी बाबू आ गया, तो बी का कितना इफिशियंसी है, तो बी बाबू का इफिशियंसी 3 है, तो 9 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, अब यहाँ जो आपको 61 62 दिख रहा होगा, देखिए एक्चुअली क्या था ना कि देखिए आपको बताते हैं, 51 52 क्वेश्चन स्टार्ट है सर का बुक में। ठीक है, जो बुक आपको दिखाए उसमें क्या है कि हम क्रॉप करके 5 को हटा देते, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से लेके आपका आ जाता था 9 10 तक। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये 6 है, ये है, इसको अगर हटाएंगे तो फिर 1 2 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जो 10 तक देखे वो 1 से 10 तक है, फिर इधर जो 60 से स्टार्ट हो रहा है वो 11 12 समझ लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इस तरह करके। क्योंकि इसको हम फिर से एडिट करते यहाँ 1 लगाने के चक्कर में फिर तो बहुत टाइम लगता है यार, हमें समझाने से मतलब है। ठीक है, हमें पूरा डेकोरेशन से मतलब नहीं रहता है। आप सबके पास वो बुक होगा, सेट नंबर 1 निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 62 ही खोल लीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए, ना कि दूसरों में कुछ खामी है गलती है उसको निकालने की कोशिश करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इससे इजी मेथड, इससे अच्छे तरीका आपको पता है, तो आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम नहीं बोलते हैं किसी को यार कि देखो ये करो वो करो, आप बस इतना चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। चलिए, 10 लीटर पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए, देखिए दूध और पानी का जहाँ भी कॉम्बिनेशन आएगा ना, तो आप दूध तो वही रहेगा, आप कुछ अगर वही दूध में अगर कुछ बढ़ाना है घटाना है तो पानी मिलाइएगा। 10% पानी युक्त 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। देखिए पहले था 10% पानी, मतलब कि 16 लीटर दूध है, उसमें 10% पानी है। बोल रहा है कि आप कितना पानी उसमें मिला दें कि पानी की मात्रा 20% हो जाए। क्वेश्चन यही है। देखिए 10%, आप 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, मेरे तरीक़ा से समझिए। 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, यानी कि 1/10, यानी कि 1/10 लिख सकते हैं। 10% पानी, यानी कि अगर मान लीजिए कि 10 लीटर दूध होगा, ठीक है, तो 10% पानी इसमें, यानी कि 1 लीटर पानी होगा। अगर आपसे हम पूछे कि मिल्क कितना है एम से 10 लीटर, तो वाटर 10% है, 10 का 10% कितना होगा 1 लीटर होगा ना। तो ऐसे इसका मतलब यही होता है कि 10 पानी है, वाटर है, तो 1 इसमें क्या है मिल्क है। ठीक है, तो इस तरह का हर तरीके से क्वेश्चंस को हम ऐसे समझ सकते हैं। तो मिल्क का कितना हो गया 10 के रेशियो में 1 लीटर पानी है। अब बोला जा रहा है कि उसको कितना पानी करना है 20%, तो 20% को क्या लिख सकते हैं 20/100, यानी कि 1/5, यानी कि अब क्या करना है कि मिल्क 5 हो गया, और अब क्या है मिल्क 5 है और पानी कितना है 1। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ तो दूध की मात्रा सेम है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। पानी की मात्रा बढ़ जाता है, मिल्क की मात्रा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 लीटर दूध है, उसमें आप 1 लीटर पानी मिला दिए तो 11 लीटर हो गया टोटल। लेकिन अगर पूछेगा कि इसमें पानी की दूध कितना है तो 10 ही है अभी भी, और 1 लीटर जो आप पानी
मतलब डाल दिए ना इसमें, उसी के कारण ये 11 हो गया। तो देखिए यहाँ जो 20% हो रहा है ना वो पानी की वजह से हो रहा है, तो हमको दूध को तो बराबर ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, 5 गुना 10 और 1 गुना 2 दोनों साइड। अब देखिए ये मिल्क 10 है, अब पहले 10 था, अब भी 10 है, लेकिन पानी देखिए यहाँ पे 1 से 2 हो गया। क्या हो गया? पानी 1 से 2 हो गया। तो आप कितना पानी मिला दिए? पहले 1 लीटर था, अब पानी कितना हो गया? 2 लीटर। तो आप बढ़ाए कितना? 1 लीटर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 1 लीटर। ठीक है, सी नंबर है कि नहीं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 लीटर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए 10 लीटर पानी युक्त 10% पानी युक्त, 10% कहने का मतलब 1/10, तो 10 में से 1 लीटर 1 पानी है। अब 20% पानी करना है, तो 20% बराबर 1/5, तो 1/5 मतलब 5 में से 1 पानी है। तो हम मिल्क में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये मिल्क है। क्यों नहीं छेड़छाड़ कर सकते? क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है। वो उसमें ऐसा बोला गया है कि मिश्रण में पानी की मात्रा, यहाँ देख रहे हैं ना क्वेश्चंस को, ऐसा ही तो गलत होता है। पानी की मात्रा 20% हो जाती है, तो पानी की मात्रा जब 20% हो जाती है तो मिल्क हमारा पहले 10 था, अब भी 10 रहेगा। तो उसको हम बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो अब 1 से 2 हो गया, तो वही हो रहा है आंसर में कि पहले वाटर 1 था, अब वाटर 2 हो गया। 2 लीटर मतलब बढ़ा कितना से? 1 लीटर से। क्वेश्चन नंबर 63 यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, एक नल 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है। देखिए ये भी क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, एक नल जो है 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है ना। आगे आने वाला क्वेश्चंस भी अच्छा है। एक टैंक जो है एक नल को 20 मिनट में भर सकता है। एक नल 20 मिनट में भर सकता है। तो बस फटाफट करिए कि एक मान लीजिए एक पाइप है, 20 मिनट में भर दिया। यदि एक रिसाव जो है वो मान लीजिए एक पाइप बी है, उससे रिसाव हो रहा है और वो 60 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, वो रिसाव की जगह माइनस ले लिए ताकि हमको पता चले। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो 20 दिया 60 और 20 रकम 60। ठीक है, देखिए ये पाइप ए जो है वो 3 की इफिशियंसी से 20 मिनट तक भरता है, तो अपना काम कर देता है। 60 जो टोटल 60 लीटर मान लीजिए भरना है, वो टोटल काम भरा जाता है। लेकिन छोटा जो बी है ना, वो 60 मिनट में धीरे धीरे 1 की इफिशियंसी से उसको खाली कर देता है। ठीक है, तो अब अगर 60 मिनट तक बी चलते रहा तो 1 के इफिशियंसी से वो 60 मिनट तक खाली कर देगा। तो वही बोल रहा है, तो टैंक को कितने देर में भरा जाएगा? तो ये 60 हो गया। ठीक है, और ये देखिए 3 से तो भर रहा था, 1 से खाली हो रहा है, तो काम करने की इफिशियंसी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं, आप एक बार मान लीजिए कि आप ईंटा पाड़ रहे हैं, आप 1 घंटा में 3 ईंटा पाड़ दिए। अब एक छोटा जो दोस्त है ना, वो आपको मतलब वो 1 ईंटा बर्बाद कर दे रहा है, तो आपका काम क्या हुआ? 2 ही हुआ ना। ये 3 से कर रहा है, 1 से बर्बाद कर रहा है, पानी निकाल रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? 30, यानी कि 30 मिनट में पूरा टंकी भर जाएगा। अब देखिए कि ये जो है 20 मिनट में ही भर सकता था। क्वेश्चंस क्या है कि ये जो 20 मिनट में भर सकता था, लेकिन अब टंकी को भरने को दोनों को मिलकर कितना समय लग रहा है? 30 मिनट का लग रहा है। क्यों? ये बी आया तो, लेकिन काम बनाने नहीं आया, काम बिगाड़ने आया। क्यों? क्योंकि ये साला पानी को, सॉरी वर्ड मेरा थोड़ा सा हो गया, वीडियो को कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप सॉरी मतलब कि समझ लीजिएगा, है ना। वीडियो अब इतना एडिट करना मेरी बस की बात नहीं है, हम एडिट नहीं करते या टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो बी जो है वो जो है बी वो क्या कर रहा है कि 1 से खाली कर रहा है। ठीक है ना, तो वो इसके कारण हो जाएगा 30। चलिए इस क्वेश्चन से जल्दी निकलते हैं, वरना क्या क्या हो जाएगा पता नहीं। ठीक है, तो चल प्लीज़ आप लोग माइंड नहीं करिएगा, है ना, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आपसे। ठीक है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया होगा। देखिए ये भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा है, थोड़ा सा हमको समझाने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आने वाले क्वेश्चंस जो भी होगा इस टाइप का वो आपसे बन जाएगा। ठीक है, देखिए किसी धनराशि पर 10 वर्ष देखिए साधारण ब्याज क्या होता है ना कि कांस्टेंट होता है। कि मान लीजिए कि 10% आपका 10% लग रहा है आपका
मतलब कि 10 रुपया लग रहा है इस साल, तो अगले साल ही 10 लगेगा तो 20 होगा, फिर अगला साल उस 10 लगेगा 30 होगा, 40 होगा, मतलब ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि अगर इस साल 10 लग रहा है तो अगला साल इस पर ही 10% और लगेगा आपको, यानी कि 1 हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगले साल अब 11 पर 10% लगेगा आपको, जो आएगा उस पर लगेगा, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप समझ गए। अब देखिए क्वेश्चंस कि यदि धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया है, तो देखिए कोई धनराशि P है ना, आप नोट करिएगा, साथ में हम इसको रफ भी कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा लेगा स्पेस, है ना। तो P जो है वो 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज, ठीक है ना, टाइम लिया कितना 10 वर्ष, है ना, टाइम लिया 10 वर्ष, और उसका जो साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट वो हो गया 600। ठीक है, वो कितना हो गया 600। तो देखिए अगर हम यहाँ से निकालना चाहें कि रेट कितना है, या मतलब कि कोई धनराशि P है, उस पर 10 वर्ष में वो उसका सैम्पल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाता है 600 हो जाता है। तो रेट कितना हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं रेट कितना हो सकता है? देखिए रेट निकालने का एक तरीका है, रेट कितना हो सकता है, अगर 60 क्या हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि ये 60 के से बढ़ रहा होगा, क्या एक साल में इसका 60 बढ़ रहा होगा, ठीक है, तभी तो ये 10 साल में 600 हो गया, मतलब पहला साल में 60 बढ़ा, फिर 60 बढ़ा, फिर 10 साल में, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो ये 600 हो गया। ठीक है, 10 वर्ष में। तो अब अगर एक वर्ष में 60 बढ़ रहा है और वो 10 वर्ष समय लिया, तो इसका रेट क्या हो जाएगा, इसका रेट होगा 10%। क्यों होगा 10%? देखिए एक साल में 60 बढ़ा, है ना, और टोटल कितना है 600, इसका परसेंटेज क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखिए कट गया, यानी कि 10% से वो रेट, ये नहीं दिया हुआ है, अगर आपको रेट पूछता तो रेट ऐसे निकाल सकते थे क्वेश्चंस में, अगर तो ये रेट हम निकाल लिए, यहाँ रेट कितना आ गया 10%। ठीक है, आर मतलब दर जो है रेट 10% हो गया। तो क्या हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, हाँ प्रिंसिपल मूलधन निकाल सकते हैं। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं, एस आई इजक्वल टू होता है P गुने R गुने T बटे 100। ठीक है, तो देखिए P हमको नहीं पता, R हमें पता चल गया 10, और गुने T 10% और बटे 100, और सिंपल इंटरेस्ट पता है 600। देखिए ये 10 ये कट जाएगा 100, तो P आ गया हमारा 600। तो हम यहाँ से P भी निकाल लिए और रेट भी निकाल लिए, कितना आ गया, अब इसको रफ करेंगे, P आ गया हमारा 600 मतलब कि मूलधन, और रेट आ गया 10%। अब आगे की कार्रवाई करेंगे क्वेश्चंस को देखते हुए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से P हमारा निकल चुका है, थोड़ा सा अलग जगह लिखते हैं क्योंकि जगह हमको चाहिए। P निकल चुका है 600 और रेट निकल चुका है 10%, दोनों को बता दिए आपको कैसे निकला। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाए, यहाँ क्या होगा 3 गुना, आंसर के अकॉर्डिंग मूलधन 5 वर्ष बाद मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए होगा, 3 गुना कर दिया जाए, बढ़ा नहीं दिया जाए। अगर यहाँ समझ लीजिए कि मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक है, 3 गुना अगर कर दिया जाए, तो अगर 3 गुना 5 साल के बाद आप करते हैं तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 5 साल के बाद, टाइम कितना हो गया आपका, आपके पास टाइम कितना हो गया, टाइम हो 5 साल, और 3 गुना कर दिया आप प्रिंसिपल को, तो 600 से 3 गुना आने का 1800 हो गया। ठीक है, बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा। ठीक है, मतलब कि पहले जो है वो 5 वर्ष के लिए रहा, 600 जो ये मूलधन था, पहले 5 वर्ष के लिए ये मूलधन रहा, अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन को हम क्या कर दे रहे हैं, 3 गुना कर दे रहे हैं। तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है P गुने R गुने T, ठीक है, बटे 100। ठीक है, तो देखिए P हमारा क्या हो गया, अब 3 गुना कर दिए ना, तो 1800 हो गया, R कितना है 10% निकाले थे, और T कितना है, T हमारा 5 होगा, क्योंकि 5 वर्ष के बाद मूलधन को 3 गुना करते हैं, यानी कि 5 वर्ष तक तो ये 600 ही रहा, ये 5 वर्षों तक 600 ही रहा। ठीक है, अब अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन को 3 गुना कर दिए, तो ये कितना हो गया 2 जीरो 2 जीरो 10 बचे 50 18, ये आ गया 900। मतलब कि अगर हम मूलधन को 3 गुना बढ़ाते हैं तो हमारा 5 वर्ष के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ गया 900। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि टोटल 10 वर्ष के लिए पूछ रहा है आपको, किसके लिए पूछ रहा है 10 वर्ष के लिए।
तो 5 वर्ष के लिए तो 3 गुना बढ़ा के ये आ गया, लेकिन अब पिछला जो 5 वर्ष होगा ये 600 का, तो अगर पिछला हम निकालने जाएं SI इजक्वल टू P गुने R गुने T, तो पता ही है, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, इंटू 100। तो अब देखिए पिछला 5 साल में कितना था, ये 600 ही था, क्योंकि 5 साल के बाद ही बढ़ा है 3 गुना। तो 600 गुने 5 साल तक तो रहा कितना पे, ये 600 पर, और ये रेट कितना है 10%, रेट तो वही रह रहा है, गुने 100। इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 बचे 50 छक्के 300, यानी पहले 5 वर्ष के लिए कितना रहा, वो 300 हो गया। जैसे मतलब सिंपल इंटरेस्ट 300 मिला, जैसे ही हम प्रिंसिपल को 3 गुना मतलब बढ़ा दिए 1800, ठीक है, 3 गुना प्रिंसिपल को बढ़ा दिए, तो हमारा क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट भी बढ़ गया 900। देखिए क्यों, मतलब यहाँ से निकाल दिए, तो पहले 5 साल में 300 हो गया और दूसरे 5 साल में 900 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 1200। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अब देखिए इस तो बना लिए लॉन्ग कट में, लेकिन शॉर्ट कट में क्वेश्चंस को कैसे बनाना था, देखिए कि आप यहाँ अगर समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं 10 वर्ष के लिए कितना दिया है आपको 600। ट्रिक्स देखिए, अगर दिमाग अगर आप पहले आप लॉन्ग मेथड से अगर जानते हैं तब शॉर्ट कर सकते हैं कोई चीज़ को, इसलिए पहले शॉर्ट हम नहीं बताते हैं। 10 वर्ष का 600 हो गया ना, देखिए 10 वर्ष का 600, तो यानी अगर इसका हम 5 वर्षों के लिए निकालें, 10 वर्षों का 600 दिया हुआ है ना, देखिए ब्याज कितना है सीधा, तो 5 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा ये 300, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, 5 वर्षों के लिए 300। अब बोला जा रहा है ना कि अगले 5 वर्ष में मूलधन को 3 गुना कर दिया जाता है। जब मूलधन को 3 गुना कर दीजिएगा ना, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, अगर रेट वही है, रेट का नहीं कुछ बोल रहा है, रेट 10% है, अगर वही रहेगा रेट, तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधी आपका जो ब्याज भी है ना वो 3 गुना बढ़ जाएगा। यानी 5 वर्ष के लिए जब 900 था सिंपल इंटरेस्ट, तो अगले 5 वर्ष में अब यहाँ P था मान लीजिए, अब अगले 5 वर्ष के लिए अब 3P कर रहे हैं, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये भी आपका 900 हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, तो आ गया टोटल 1200। बस कहानी खत्म। आपको केवल देखना था कि अच्छा 10 वर्षों में 600 हो रहा है, तो बोला जा रहा है कि 5 वर्षों के बाद मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया। अच्छा 5 वर्षों के बाद बढ़ा रहा है, इसका मतलब 5 वर्षों तक तो 600 ही रहा, तो मतलब कि 5 वर्षों का तो वही रेट रहेगा, यानी 10 का जब 600 है तो 5 वर्षों का 300 हो गया, तो 5 वर्षों बाद मूलधन 3 गुना हो गया, तो आप मेरा सिंपल इंटरेस्ट भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 3 या 900 यानी 1200। मतलब ऐसे बना के इसको निकल जाना था, लेकिन आपको हम लॉन्ग भी बता दिए। अगर दिमाग उतना मतलब कि प्रैक्टिस में नहीं है तो आप लॉन्ग बना के आंसर मार के निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। कैसा वीडियो लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कैसा लग रहा है, क्योंकि अगर जैसे देखिए अगर आपका कमेंट रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हमको बनाने का मन ही नहीं करता है, इतना एफर्ट कौन करेगा, ठीक है। 2000 का 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को वो देखिए, फार्मूला भूल जाइए, फार्मूला से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 40% की दर से क्वेश्चंस क्या है समझ गए, इसको पहले क्वेश्चन समझाते हैं। 2000 कोई रुपया है, ठीक है, वो 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरा वर्ष जो होगा ना, वो तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। ओनली तीसरा वर्ष का आपको पूछा जा रहा है कि वो कितना लेगा 40% के हिसाब से तीसरे वर्ष में, ठीक है। तो 40% को हम लिख सकते हैं 40/100। देखिए हम हर क्वेश्चन में मेथड नहीं चेंज कर रहे हैं ना, एक ही तरह बना रहे हैं। 20 दूनी कहीं फार्मूला आ रहा है, 20 दूना 40 और 20 बचे 100, ये क्या हो गया 2/5। तो हमारे पास P जो है वो कितना है 2000, 1 2 3 2000 हो गया ये। अब हमको इस पर सिंपल इंटरेस्ट देना है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट देना है। यहाँ जगह कम पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ लंबा चलेगा तीसरे साल में, ठीक है। इसको कैसे बनाएं क्वेश्चंस को, चलिए इतना यहाँ थोड़ा सा कर लेते हैं इसको ऊपर। देखिए यहाँ जो था ये जो 40% है इसको तो 2/5 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 40/100, 20 दूना 40, 20 बचे 100। अब क्या करना है, जो ये हमारा 2000 दिया हुआ है, ठीक है, ये 2000, ये पहला साल, दूसरा साल, ये पहला साल है ना, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। तो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले साल का 2000 पर 40% का ब्याज लग रहा है। 40% मतलब अगर आप निकालने बैठ जाइएगा तो कैसे निकालिएगा, 2000 गुने 40/100, उसको कैलकुलेशन करने में समय लग जाएगा। लेकिन अगर 2/5 आपको दिमाग में पता है तो 2000 का 2/5 कितना होगा, अगर 5 से 2000 को भागा दीजिएगा तो 400 हो जाएगा, 400 दूना 800,
तो ये 800 हो जाएगा 2/5। मतलब हम 2000 का 40% ही निकाल रहे हैं एक तरह से, लेकिन तरीका अलग है। 40% बराबर 2/5 होता है, ठीक है। तो 2000 का 2/5 करेंगे तो 800 होगा। दूसरे साल भी 800 लगेगा, क्योंकि 3 साल तक जा रहा है ना, तीसरे वर्ष ये 8 वर्ष, मतलब ये 800 हो गया। जो इंटरेस्ट पहले साल लगा वो दूसरे साल, वो तीसरे साल, तो इसी को सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पहले साल जो 800 दिए इस पर भी ब्याज लगेगा, तो 800 का कितना, इस पर भी 40% लगेगा 800 का, तो 2/5। तो 800 का 2/5 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। कैसे हो जाएगा, अगर 5 से काटिएगा 800 का तो 160 बार में कटेगा, 160 दूना 320। देखिए कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है सब कुछ। तो आप मेरा तरीका देख लीजिए, कैलकुलेशन आप करिएगा। अब देखिए पहले साल तो ले लिया कंपाउंड इंटरेस्ट, अब क्या है, ये तीसरा साल में ये जो है, मेरे बात को ध्यान से, आपको पता ही होगा, लेकिन हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं आपके साथ कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको नहीं आता है। ये 800 का फिर यहाँ लगेगा 2/5, मतलब कि 40%, तो ये हो जाएगा 320। अब ये यहाँ आएगा, फिर इसका लगेगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। अब इसका 2/5 अगर करेंगे तो 320 को 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 बार में कट जाएगा। देखिए हमको तो तुरंत पता चल जाता है, क्यों कट जाएगा 5 6 30 और 2 इधर 64 दूना 128। अब पूछा जा रहा है कि तीसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो तीसरा वर्ष तो यही है। टोटल पूछता तो सबको जोड़ देते, तो 800 और 300 1100 1400 1500 और 68, 1568 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। तो ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा, अगर पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट तो 8, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है आपका, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों जोड़ दीजिए, पूरा मतलब ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है एकदम पूरा, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट घटा दीजिएगा तो आपका डिफरेंस निकल जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी देखिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वैसे हमको 10 क्वेश्चन ही कराने का मन करता है, लेकिन क्या करें। एक समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप 32 सेंटीमीटर है। परिमाप समझते हैं ना, तीनों भुजाओं का योग को परिमाप बोलते हैं त्रिभुज में, ABC। इस अगर ABC को जोड़ देंगे तो इसको बोलते हैं त्रिभुज की परिमाप। चतुर्भुज की परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज समझ सकते हैं आप, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, ठीक है। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों भुजा बराबर हो, ABC, ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर, मतलब तीनों भुजाओं का योग जो हम बोले थे, ये कितना है, 32 है, मतलब कि ABC कितना है, 32 है इसका परिमाप। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। इसका जो आधार है ना, वो समान भुजाओं का 6/5 गुना है, ठीक है। इसका जो आधार है, तो समझ रहे हैं, आधार मतलब ये जो, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चंस को आप समझिए, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसका जो आधार है ना, वो समान भुजाओं का 6/5 है, समान भुजाओं का 6/5 है। 6/5 है, मतलब कि मान लेते हैं कि समान भुजाओं का मतलब किसका किसका बात कर रहा है, ए और सी जो है उसका 6/5 है। तो मान लेते हैं कि AB जो है वो कितना है, 5 है, ये भी कितना है, 5, तो ये भी 5 होगा। तो समान भुजाओं का 6/5 है, तो समान भुजा 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6/5, यानी 5 5 कट जाएगा, यानी कि 6। अब हम 5 ही क्यों माने, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं हम क्वेश्चंस में कि समान भुजाओं का 6/5 है, तो हम 5 मान लिए, ठीक है। बनाने का तरीका देखिए, आप x मानिए, बनाते रहिए, ठीक है। इसको x मानिएगा तो नीचे वाला आपका 6x + 5 हो जाएगा, फिर उसको करिए, हैन तैन मत करिए, ठीक है। ये हो गया। अब ये तीनों भुजाओं का परिमाप ही तो है, 5 10 और 6, ये तीनों भुजाओं का परिमाप कितना हो गया, 5 5 5 और 10 6 16। लेकिन ओरिजिनल में परिमाप कितना, ये तो रेशियो में है 32, ठीक है। पूरा मैथ हम रेशियो से बनाते हैं, तो आपको वही सिखा रहे हैं। तो एक क्या हो जाएगा, एक के यहाँ 2, जब एक यहाँ 2 हो गया, मतलब कि 1:2 हो गया, तो 5 कितना हो जाएगा, 10, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि
ए बी का लेंथ है 10, ए सी का लेंथ है 10 और बी सी का लेंथ है 12, तीनों को जोड़ दीजिएगा, परिमाप आपका 32 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या पता है कि 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, मतलब कि मतलब 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो आधार तो हमें पता है कि 12 है, कितना है आधार 12 है, लेकिन ऊंचाई तो नहीं पता है। तो चलिए हम ऊंचाई निकालते हैं। मान लेते हैं यहाँ से कि ये ऊंचाई है, ठीक है, ये ऊंचाई है। तो हमें यहाँ मान लीजिए कि ये डी है, हमें ए डी निकालना है। ठीक है, ए डी निकालना है, ए डी क्या होगा वो निकालना है। आप देख लीजिए, नहीं लिखा रहा है, चलिए ए डी निकालना है। तो आप देखिए कि ये 12 है, तो ये जब बीच में पड़ेगा तो ये 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? जब ये 6 हो जाएगा और ये 12, ये 6 और ये 10, और ये क्या है, ये 10 है। तो देखिए ये अगर दूसरा डायग्राम ले लें क्या, ठीक है, यहाँ तो ऐसा लेंदी हो रहा है, तो क्वेश्चन आसान है, बन तो गया है। जब ये 6 है, ठीक है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब कैसे 8 होगा देखिए, बताते हैं। क्या करें, थोड़ा जगह कम पड़ जाता है। देखिए हम क्या निकाले थे, ये हम 10 निकाले थे, समद्विबाहु है तो ये भी 10, और ये पूरा 12 था, तो ये 6 और ये 6। अब देखिए ये क्या है, 90 डिग्री यहाँ, तो इसके सामने जो होता है वो कर्ण होता है, और ये तो आधार है। तो हम ये लंब जो बोल लीजिए, या एडी बोल लीजिए, या हाइट, यहाँ जो ऊंचाई है लंब की तरह जो काम कर रहा है, वो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट इज इक्वल टू एल, यानी कि यही तो ऊंचाई है। तो एच हो जाएगा आपका 100 माइनस 36 अंडर रूट 64 आ जाएगा, 64 का हो जाएगा 8, यानी कि ये आ गया 8। कहानी हो गया। तो वो क्या होता है क्षेत्रफल, 1/2 आधार, आधार कितना है, आधार अगर हम पूरा लेते हैं ये, तो ये हो जाएगा 12, और गुने क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई 8, तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 12 चौका 48। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। तो क्वेश्चंस देखे कैसा था और कैसे इसको बनाए। ठीक है, क्वेश्चंस में कुछ नहीं था। ठीक है, हम इसको 5/5 इसलिए मान लिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान होगा, अन्यथा आप x मान लीजिए। ठीक है, x मान के 1 घंटा बनाइए, क्वेश्चंस बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैथ्स तो 1000 तरीके से बनता है। ठीक है, बस बनाने वाले पर डिपेंड करता है। चलिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी सम चतुर्भुज, अब सम चतुर्भुज, सम आ गया, सम मतलब बराबर, क्या होता है बराबर, और चतुर्भुज मतलब चारों भुजा। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो उसे बोलते हैं सम चतुर्भुज। ठीक है, तो एक सम चतुर्भुज है। तो चलिए हम डायग्राम ड्रॉ कर, स्टार्टिंग से डायग्राम ड्रॉ करते चलते हैं। ये सम चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। एक सम चतुर्भुज की एक भुजा और एक भुजा यदि किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। अगर मान ये 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक सम चतुर्भुज है जिसमें से किसी चतुर्भुज की एक भुजा जो है, एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण, तो एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण जो इधर से होगा वो, लेकिन मान लिया हम कि इधर से 16 है। तो बोला जा रहा है कि एक भुजा और 2 में से एक विकर्ण प्रत्येक का 16 है। क्या है प्रत्येक, मतलब कि एक भुजा ये 16 है और एक विकर्ण 16 है, यही लिखा हुआ है। तो सम चतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए जब ये 16 है, तो जब हम बता चुके हैं कि सम चतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजा बराबर, तो ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा, ये भी 16 होगा। अब अगर हम केवल इसका बात करें आपसे, ठीक है, अगर हम आपसे केवल इसका बात करें, तो क्या आपको देख के नहीं पता चल रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। तो एक समबाहु त्रिभुज ये है, एक समबाहु त्रिभुज ये है। अगर किसी एक का समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो क्या ये पूरा चतुर्भुज का नहीं निकल जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर लिख लीजिए, ए स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कौन चीज़ है यहाँ, 16 है, 16 गुने 16, तो 1 से कट जाएगा, ये 4 चौके 16, 16 चौके 64 √3। तो इसका कितना आ गया हमारा क्षेत्रफल, 64 √3। तो इसका भी होगा कितना, 64 √3। दोनों को जोड़ दीजिए तो 128 √3। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि समय बहुत हो गया है कि सब क्वेश्चंस ही अच्छा है ना, सब क्वेश्चंस ही बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी में बच के नहीं भाग सकते। मेरा गला दर्द हो गया, अब जल्दी ख़त्म करना चाह रहे हैं ना। यदि x प्लस 1/x इजगल टू 3 है, देखिए x इजगल टू 1/x इजगल टू 3 है। अब इसको बनाना चाहिएगा ना, बनाना क्वेश्चंस देख के लग रहा है कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है, ये सही मतलब क्या बोले 2 मिनट का 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन बताना पड़ेगा। और ये क्या है, x³ इजगल टू 1/x³ इजगल टू फिर बटे में ये ऐसे करके दिया हुआ है, बस वही क्वेश्चन है। x² इजगल टू 1/x² बराबर क्या। ठीक है, मतलब कि आपको ये दे दिया है और ये पूछा जा रहा है। अगर हम आपको इसका वैल्यू निकाल लिए x³ बटे x², इस मतलब x³ बट प्लस में 1/x³ का अगर वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, क्वेश्चन समझिए तरीका। अगर इसका वैल्यू निकाल लिए और इसका वैल्यू निकाल लिए तो बटे कर देंगे दोनों का। मान लीजिए कि इसका वैल्यू y आया, उसका वैल्यू x, तो x बटे y जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले x² प्लस में 1/x² का ही निकालते हैं, क्योंकि इससे निकलता है। फिर इसका जो आंसर आएगा उससे ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले x से हम x² वाला निकालते हैं, फिर x² से x³ वाला निकालते हैं। चलिए कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। ठीक है, अब बताइए अगर इसमें हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, इसमें अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या ये ऐसा नहीं होगा, x² प्लस 1 प्लस x² मतलब होल स्क्वायर करेंगे तो ये अगर ये 1 का स्क्वायर 1 और x² का स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस। हम क्या लिखते हैं 2ab, तो 2 है ना, ab तो 1, सॉरी हाँ 1 हो, क्या कर रहे हैं हम 2ab लिखते हैं ना, इंटू में 2ab, तो 2a हमारा क्या है यहाँ पे x है ना, x ही है ना, तो हमें 1 क्यों लिख रहे हैं 2ab इंटू में 2ab यानी इंटू 1/x। जैसे फार्मूला क्या होता है 2ab, a के जगह में a x है और b के जगह में a, तो x इंटू 1/x बराबर 3 तिया 9। अब देखिए इस चीज़ को, मेरी बातों को गौर से देखिए कैसे इसको जल्दी बनाते हैं। हमें पता होता है कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं तो 2ab जब हम लिखते हैं ये चीज़ तो ये आपस में कट जाते हैं, क्योंकि ये भी लिखेंगे ये इंटू ए बी, तो x इंटू 1/x ये आपस में कट जाते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, सीधा 2 आता है जो माइनस में इधर आके माइनस हो जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूला कैसे बना के लिखते हैं, यहीं से आपको सब चीज़ बता रहे हैं। देखिए x² अपॉन x² इजगल टू 9 में से 2 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 7, तो इसका क्या आ जाएगा नीचे से 7। ठीक है, आप देखिए इस पूरा क्वेश्चंस में केवल नीचे में 7 यही ऑप्शन दे रहा है सी, तो ये आंसर मेरा यही बन गया, लेकिन हम समझने के लिए क्यू वाला भी निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा, अब देखिए इसको जल्दी में कैसे लिख देते हैं कि हमको क्या करना है, हम इसके तरफ जा रहे हैं x² की तरफ, तो हमको पता है कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x² इजगल टू 1/x² तो होगा। अब इसको स्क्वायर करेंगे 9, लेकिन इधर जो 2ab वाला होगा वो तो पता है कि आपस में ये कट जाता है, तो सीधा इधर लिख देता है लोग -2 और ये 7, तो इसी का शॉर्ट बना देता है सब 1 इजगल टू 1/x²। शॉर्ट में लिख देगा आपको कि मान लीजिए कि यहाँ p है तो p² - 2, तो ये 2 कहाँ से आया आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ आ गया 7। अब चलते हैं ये यहाँ Q के तरफ, तो जब हमारा ये 7 आ चुका है तो अब क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको क्यूब करें x³ इजगल टू 1/x³ करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला पता होना चाहिए, देखिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ये a³। देखिए हम शुरू से बता रहे हैं, सब चीज़ बता रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये तो मतलब 18 आएगा तो पता ही है। तो ये हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस में 3ab इंटू में a प्लस b। तो अब देखिए a³ प्लस b³ करिएगा तो a³ का तो आ जाएगा आपका, a³ प्लस b³ करिएगा तो ये तो हो जाएगा आपका x³ प्लस में 1/x³। ठीक है,
क्योंकि अब प्लस में जब 3ab करिएगा इंटू में ab, तो क्या x इंटू एक्स 1/x कट जाएगा, तो ये 3ab की जगह में केवल क्या आएगा 3, और a प्लस बी यानी कि यहाँ जब लिखिएगा तो क्या लिखिएगा आप x प्लस में 1/x, तो ये तो नहीं कटेगा ना, ये तो नहीं कटेगा, तो अब इसका वैल्यू डायरेक्ट यहाँ आ जाता है, तो इसके जगह पे हम रख सकते हैं 3। तो अब देखिए क्या आ गया x³ इक्वल टू 1/x³ आ गया आपका, अब क्या आ गया 3, ये 3 है और यहाँ पे ये 3, इसका मतलब इसका वैल्यू पुट कर दिए 3 तिया 9, मतलब प्लस क्या हो जाएगा ये 3 तिया का 9, ठीक है। अब मतलब प्लस में 9। अब देखिए ये तो क्यूब दोनों साइड किए थे ना, तो 3 का क्यूब इधर क्या हो जाएगा 27, तो ये 27 में से 9 घट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 18, 18/7, ठीक है। तो इसी का फार्मूला लोग क्या बना देता है, देखिए x इजगल टू 1/x, ठीक है, इजगल टू p, ये आपका है दिया हुआ। अब अगर हमको निकालना है x² इजगल टू 1/x², इसका फार्मूला क्या हो जाएगा p² - 2। अब हमको निकालना है क्या x³ इजगल टू 1/x³, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी बताए थे आपको, क्या हो जाएगा p³ माइनस में 3p, मतलब कि इसी का जो p के जगह पे क्या है यहाँ पे 3, तो अगर हम 3 रखते हैं तो 3 तिया 9 दूना 7, ये 7 आ गया। अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 का क्यूब 27 और माइनस में 3 तिया 9 18 आ गया। तो अब क्या पूछा जा रहा है, क्यूब वाला ऊपर हो जाएगा 18/7। तो आप अगर इसको याद कर लेते हैं तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद भी नहीं है तो कैलकुलेशन से बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को। एक वृत्त की परिधि, देखिए परिधि और क्षेत्रफल के बारे में पहले समझते हैं, ठीक है। टाइम लग रहा है तो लगने दीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो बन रहा है बनने दीजिए। जिसको अगर देखना होगा वो देखेगा, नहीं देखना होगा मत देखे, मेरा क्या है, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये वृत्त है। एक और वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ क्या है, वृत्त का अगर हम परिधि का बात करेंगे ना, तो हम केवल इसका बात कर रहे हैं। परिधि मतलब बात कर रहे हैं ये, मतलब कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये कितना डिस्टेंस है। अगर मान लीजिए ये जो यहाँ, मान लीजिए एक पॉइंट है स्टार्टिंग यहाँ, ये यहाँ से मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप जो इधर से जो इस लाइन पे जो घूम के आइएगा, कितना घूम के आए, ये जो डिस्टेंस है ये परिधि है। एक तरह से डिस्टेंस जो काम करता है वो मतलब परिधि ही है। अगर इसको खोल दें, फैला दीजिए, ठीक है, इसको इस बिंदु को इधर इसको कर दीजिए इधर, और इधर ये जो पूरा गोल वाला है ये इसका आपका ये लाल हो गया, ये परिधि। अब अगर इस परिधि में से कुछ आप काट के निकाल ले रहे हैं, मान लीजिए कि इस परिधि में से ये काट के निकाल ले रहे हैं, तो काट के निकाल ले रहे हम बोलेंगे कि 135 डिग्री, ये पूरा जो होता है ये क्या होता है 360 डिग्री, ये जो होता है पूरा ये क्या होता है 360 डिग्री। हम बोल रहे हैं आपको कि 90 डिग्री 100 डिग्री 135 डिग्री काट के निकाल लीजिए। मान लेते हैं कि ये जो बन रहा है ये हमारा 135 डिग्री बन रहा है, तो जो हम काट के निकाल रहे हैं, ठीक है, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, ये जो है ना ये जो कट रहा है ये पूरा आपका परिधि है ना। आप इसका परिधि तो निकाल लेंगे, इतना का तो ये तो निकाल लेंगे आप परिधि, लेकिन इसमें ये भी डिस्टेंस ऐड होगा ये, तो ये क्या है यहाँ पे आप बताइए, ये कोई सर्कल है, ठीक है ना, और यहाँ सेंटर है, तो इससे मिला रहे हैं तो ये त्रिज्या तो होता है, ये आर है और ये भी आर है। मेरा गला बैठने लगा यार, ठीक है, ये आर है ये आर है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कम बोलना, ये आर हो गया, तो ये आर जुड़ जाएगा, यानी कि 2r प्लस हो जाएगा। इस परिधि का कैसे निकालते हैं, जो एंगल दिया हुआ है आपका थीटा बटे 360 डिग्री, और पूरा परिधि क्या होता है 2πr, ये होगा आंसर आपका 2r प्लस में थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2πr, ठीक है। 2πr क्यों, क्योंकि परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, ठीक है। और हम इतना के मेरा 135 डिग्री का ही निकालना है, तो 135 का ही काट लिए 360, लेकिन अब इसको भी ऐड करना है तो हम 2r ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए आप इससे ज़्यादा क्या समझाएं, अब कैलकुलेशन करते हैं फटाक से, ठीक है। अब देखिए परिधि दिया हुआ 132 सेंटीमीटर, परिधि बोले तो 2πr इजल टू 132, तो 2 × 22/7, यहाँ से r निकालने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं,
है ना। तो ये देखिए 11 दूने का 22 और ये 11 रकम 11 और इधर 2 जाएगा तो 11 दूनी का 22, है ना। तो ये 2 दूनी का 2 तो 4, 4 तिया 12 और ये 8 तिया 7 तिया 21, मतलब कि 21 आएगा मेरा त्रिज्या। त्रिज्या क्या आ गया 21। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर। ठीक है, तो थीटा मेरा दिया हुआ है 135 डिग्री बटे में 360 डिग्री और 2 पाई आर मतलब दे दिया है यहाँ पे 132। अब इसको कैलकुलेशन करिए, इसको कैलकुलेशन करके कितना आएगा वो देखिए। इसको कैलकुलेशन करिएगा आप अगर एक इसको, तो ये कैसे 45 बार में काट दीजिए इसको, 45 दिया 135 और ये 45 अठे 360। आप देख लीजिए फिर कटेगा क्या, 4 दूनी 8 और इसको काट दीजिए 4 तिया 12 और एक यहाँ आ जाएगा 4 तिया 12 और एक यहाँ आ जाएगा 4 तिया 12, मतलब ये 33 बार में कट जाएगा, यानी 33 तिया 99 बटे 2, यानी कि ये पूरा कितना आ गया 99 बटे 2। ठीक है, अब क्या करना है, 2r को तो ऐड करना है ना, तो 2r प्लस में 2 थीटा बटे 360 डिग्री इजगल टू 2 पाई आर। तो कितना आ गया था 99 बटे 2 और ये कितना है 21 दूना 42, क्या प्लस में 21 है ना, त्रिज्या 21 निकाले थे ना, तो 2 त्रिज्या 2r तो 42 हो जाएगा। 2r क्यों, क्योंकि ये देखिए ये एक आ रही है एक आ रही है और ये इसका ये, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 42। तो अब इसको जोड़िएगा आप तो आ जाएगा आपका 49.5, अगर इसको करिएगा तो और 42 क्या आ जाएगा 91.5। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको कैसे, एक समान अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या है, तो आप इस क्वेश्चंस का आंसर आप बताएंगे आप। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं वो भी बता देते हैं आपको। ठीक है, इसका अष्टभुज है तो जिसका 2n आंतरिक कोणों का योग का जो होता है फार्मूला वो 2n-4 अपॉन n इंटू 90 डिग्री। कैलकुलेशन करके आप बताइए, n अष्टभुज मतलब क्या होता है 8, इस 8 को यहाँ बैठा दीजिएगा। क्या आंसर होगा आप कमेंट करके बताइए। कम से कम अगर 50 लोग कमेंट करेंगे तभी हम आगे वीडियो कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है। जितने लोग वीडियो को देखिएगा उतने लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप लोग की तरफ से कुछ मोटिवेशन मिलेगा तभी होगा, क्योंकि देख रहे हैं अब इसको इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हम सब चीज़ बता दिए, अब कैलकुलेशन करना ऊपर नीचे यार, अब तो क्या करें, मतलब यहाँ 8 बैठाइएगा तब। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा आप बताइएगा। कैसा वीडियो लगता है, क्या करना चाहिए, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। 1.5 घंटा हो गया लगभग, इतना लंबा इसलिए गया क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए, जो सही लगे आप करिए। ठीक है।